कल हम लोग बात कर रहे थे कि आपका समाजशास्त्री विचारधारा की शुरुआत हो रही थी। तो समाजशास्त्री विचारधारा की शुरुआत में एक बात निकल के आई थी कि कानून सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। ये बात समझ में आ गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो विचारक आए थे उन्होंने देखा था कि ऑस्टिन भी कह रहे हैं कि जब तक आदतन अनुपालन ये संप्रभु के समादेश को ये नहीं मिलेगा तब तक वो न तो संप्रभु बन पाएगा ना उसका समादेश कानून। हालांकि बेंथम और ऑस्टिन ने ये बात आइडेंटिफाई की हो ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने तो यही कहा कि कानून संप्रभु का वो समादेश है जिसका लोग आदतन अनुपालन करते हैं। लेकिन इसमें जो बात आ रही है, जो इससे प्रतिध्वनित है, रिफ्लेक्ट है, वो तो यही है कि अगर आदतन अनुपालन लोग संप्रभु के समादेश का नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं रहेगा। क्योंकि आप जो कुछ कहेंगे वो सिर्फ आप ही की बात थोड़ा ही समझी जाएगी, उस बात से जो कुछ निकल रहा होगा वो भी तो समझा जाएगा। चाहे साहब आपका केल्सन हो, आपने देखा तो उन्होंने कहा कि किसी विधिक व्यवस्था में वैध विधिक नियम ये निर्मित हो सके, इसके लिए समाज में जो प्रभावकारी मूल मानक है उससे उनकी विधि मान्यता ये प्राप्त होनी चाहिए। तो जो प्रभावकारी मूल मानक है तो समाज में प्रभावकारी होगा, और कानून तभी प्रभावकारी मूल मानक से विधि मान्यता प्राप्त करेगा जब ये मूल मानक जिन कारणों से प्रभावकारी हो रहा है, अर्थात समाज में मूल मानक के तौर पर जिन वजहों से मूल मानक के तौर पर स्थापित है उन वजहों को संतुष्ट करता हो। और वो वजह कौन सी होंगी? सामाजिक आवश्यकता। यही स्थिति हार्ट की थी। तो एक बात तो निकल आई थी कि विधि एक सामाजिक परिदृश्य है, कानून में समाज रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। विधि एक सामाजिक परिदृश्य है और इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सामर्थ्य होता है, इसीलिए कानून के तौर पर मान्य होता है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सचेतन विधि निर्माण ये किया भी जा सकता है, और जो कुछ सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला पाया जा रहा है पहले से विकसित अवस्था में, उसको विधि की मान्यता ये भी दी जा सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं, और ये दोनों बातें परिणाम किसकी हैं? ऐतिहासिक विचारधारा और प्रमाणवादी। क्योंकि ऐतिहासिक विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। और प्रमाणवादी कहते हैं कि कानून बनाया जाता है, पाया नहीं जाता। यह संप्रभु जो चाहे, यानी जो पहले से मौजूद है उसे कानून की मान्यता दे दे या अपनी इच्छा से बना दे। तो टेक्निक ये मिल गई। अच्छा, फिर काल का प्रभाव ये आया था, और हमने कहा था कि प्रत्येक काल की अपनी सोच होती है। किसी काल में कोई सोच प्रभावी होती है और किसी काल में कोई सोच। हर काल में एक जैसी सोच प्रभावी नहीं होती। हमने उदाहरण दिए थे कि आज से 10-15 साल पीछे चले जाए तो जो फिल्मी हीरो हैं इनके प्रति समाज में जो लगाव और आकर्षण पाया जा रहा था वो न आज की पीढ़ी में है और न ही लोगों में वो लगाव और आकर्षण वो दिखाई देता है। आज से 15-20 साल पहले जाएं, एक 20-25 साल पीछे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे नेता भी कपड़ों को उस स्टाइल में पहन रहे थे
जिस स्टाइल में पहने हुए कपड़े फिल्मी हीरो विभिन्न फिल्मों में दिखाई दे रहे थे, और आज आपने पढ़ा होगा कि जया बच्चन को उपराष्ट्रपति ने झाड़ के रख दिया राज्यसभा में। ये युग का परिवर्तन है। हर काल में सोच अलग होती है। तो जिस समय 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आया, यानी लास्ट 50, 19वीं शताब्दी का शुरू हुआ, तो समाज व्यक्ति की ओर नहीं सोच रहा था, समाज की ओर यह सोचना शुरू हो गया। और कानून सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बने। इससे पहले कानून का लक्ष्य क्या था? व्यक्ति के हितों की पूर्ति। पहले व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए कानून यह बन रहा था। अब सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो, इसके लिए कानून यह बनना शुरू हो गया। ये सोच शुरू हो गई कि समाज की आवश्यकता व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं है, व्यक्ति समाज के लिए भी है। जो इससे पहले मिल और बेंथम ये एक विचार प्रतिपादित कर रहे थे, और इनका कहना यह था, मिल और बेंथम का, कि आदमी के कामों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक हस्तक्षेप का उद्देश्य दूसरों को नुकसान से बचाना न हो। यानी आदमी कुछ भी करे, उसके कामों में कोई हस्तक्षेप ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी स्वतंत्र है। और जो हस्तक्षेप करना चाहता है, धरती उसकी जितनी है उतनी ही धरती उसकी भी है, जिसके कामों में आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इसलिए आपको कोई हक नहीं कि आप किसी के कामों में हस्तक्षेप करें। ये केवल तब जबकि आपके हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या हो? आपके हस्तक्षेप का उद्देश्य हो जो इस व्यक्ति के समान ही इस पृथ्वी पर रह रहा है, जिसके कामों में हस्तक्षेप होना है, उसको नुकसान से बचाना। ये जब आपके काम का उद्देश्य हो तो ही आपको व्यक्ति के कामों में हस्तक्षेप ये करना चाहिए। लेकिन 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते इस सोच में परिवर्तन आया और कहा कि व्यक्ति के रूप में सिर्फ अपने लिए जिंदा रहे नहीं, आपका अस्तित्व तो समाज के लिए है। क्योंकि आप बच्चे से व्यक्ति अपने आधार पर नहीं बने, उसमें समाज का रोल है। आपको अगर जंगल में सारी सुख सुविधाओं के साथ छोड़ दिया जाए तो भी आप सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं बन सकते। आप सुसंस्कृत व्यक्ति तभी बनेंगे जब आप समाज में रहें। इसलिए समाज का आप पर हक है और समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। और आपका जो हित है उसकी पूर्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि दूसरों का हित साधन ये भी हो। यानी सोचने की दृष्टि बदल गई है। अभी तक जो बात थी वो बात यह थी कि जब तक दूसरे का नुकसान ना हो आप पूरी तरह फ्री हैं, कानून को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी तक दृष्टि यह है, अब दृष्टि बदल रही है।
अब ये आ रही है कि आपका काम दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये विचार का विषय ही नहीं। आपको काम इस प्रकार करना चाहिए कि आपके काम से आपको भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। यानी कानून अब सहयोग का माध्यम बनना शुरू हो गया है। कानून के माध्यम से अब सहयोग उत्पन्न किया जाएगा, यह ध्यान में आना शुरू हो गया कि कानून सहयोग उत्पन्न करे। और हमने कल चर्चा की थी कि यह ध्यान में क्यों आया, क्योंकि कोई भी बात अनायास ध्यान में नहीं आती। अनायास आप किसी भी बात की आवश्यकता ये अनुभव भी नहीं करते। जब तक आवश्यकताओं का अनुभव कराने वाली सामाजिक स्थितियां या अन्य स्थितियां ये मौजूद न हो, कहते हैं वक्त सब सिखा देगा। आप लोग कहते हैं वक्त सबसे अच्छा टीचर है। आप रोज सिखाइए, किसी की कुछ समझ में नहीं आता, आप रोज कहिए कि बेर याद करो, इसे समझो, दोहराया नहीं आएगा। और एक बार आप कंपटीशन में जाएंगे और वही चीजें पूछी जाएंगी जो यहां रोज बोली जा रही हैं, और वहां कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा से तात्पर्य ये ध्यान में आएगा कि शायद ये शायद वो, तब एकदम ध्यान में आ जाएगा कि नहीं गलती कर गए। अगर मानी होती तो आज कंफर्म होते कि ये जो अंतर्द्वंद है ये आपको तुरंत सिखा देगा कि पढ़ना कैसे है। आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये उन विषयों की तरह नहीं पढ़ा जाएगा जिन विषयों को आप अपने तरीके से आज तक पढ़ते आए। आपको यह भी ध्यान में आ जाएगा कि यहां नंबर लाना इमैटेरियल है, क्योंकि कानून प्रोफेशनल कोर्स है। और प्रोफेशनल कोर्स ये तब प्रभावी है या इसकी कोई कीमत तब है जब आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाएं। और अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए कानून की पहली लाइन से अंतिम लाइन तक आपको आना ही चाहिए। ये प्रोफेशनल कोर्स है। और इसके साथ एक और विशेषता है, क्योंकि कानून विधायिका ने बनाया है और विधायिका के बारे में माना जाता है वो सबसे अच्छा सोचती है। इसलिए आपको सबसे अच्छा सोचकर अधिनियमित स्वरूप में बता दिया गया है कि आप इसी ढंग से सोचेंगे, इसके अलावा किसी अन्य ढंग से सोचना नॉट अलाउड है। अगर आप किसी और ढंग से सोचेंगे तो वो गलत है। इसलिए इसे ऐसे ही समझना होगा। इसमें आप कुछ भी नहीं मिला सकते, और कुछ भी न मिलाने का अर्थ है न कुछ बढ़ा सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं। यहां ऐसे नहीं चलेगा कि अकबर के हार के क्या कारण थे, तो आपने अकबर के हार के 10 कारण थे तो 8 लिख दिए तो काम चल जाए। नो, 10 का मतलब 10। ये एक विशेष प्रकार की पढ़ाई है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको यही बात समझ में नहीं आती। जैसे आप अन्य विषयों में कुछ कुछ लिखकर सब कुछ हासिल कर लेते हैं, वैसे ही आप यहां मानकर चलते हैं कि कुछ कुछ तो ध्यान में आ ही रहा। यहां कुछ कुछ से कुछ नहीं होना, यहां सब कुछ चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं कुछ कुछ तो आ रहा होता है, लेकिन सब कुछ नहीं आ रहा होता।
और जब रिजल्ट आता है तो डिब्बा गोल मिलता है, और जब कंपटीशन देकर बाहर निकले होते तो ऐसा लगता है कि बस सेलेक्ट ही हो गए। हमने आपको कई बार आप लोगों से चर्चा में कहा भी है कि उनकी तो चिंता ही ना करना, जो एग्जामिनेशन के सेंटर से बाहर निकलकर ये कहते मिले कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे, वो 100% नहीं होंगे। और जो रोते मिले कि ये छूट गया वो छूट गया, वे ही सेलेक्ट होंगे। कारण ये कि जो तैयारी करके गया उसे दर्द होता है, एक भी गलत हुआ तो उसे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। 3 साल मरे, 3 साल खपे और गलत हो गया। और जो कुछ करके ही नहीं गया वो तो 2 भी करता है, तो जो कुछ उसने कर लिया वो वैसे ही है जैसे पैसे पड़े मिल गए। वो पैसे कमाने का दर्द क्या जाने। तो इसलिए वक्त सबसे अच्छा शिक्षक है। कानून और समाज में संबंध है, ये जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समझ में आया। ये बेंथम ऑस्टिन को भी आ सकता था, ऐसा तो नहीं वो बेवकूफ लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, लेकिन वे युगीन चुनौतियों से जूझ रहे थे। ठीक है, उस समय युग दूसरा था, इसलिए उस युग की प्रतिभा जिन समस्याओं का समाधान चाहती थी वे उन समस्याओं का समाधान कर रहे थे, इसलिए वे अपने युग के महापुरुष थे। और अब जो आएंगे वे अपने युग के महापुरुष हैं। हमारी एक और आदत है बड़ी ही बेवकूफी की, और बड़ी बेवकूफी की है, हम तो ऐसा भी नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं वो आदत बहुत चतुराई की है। आप क्या करते हैं, आप तुरंत किसी आदमी को महापुरुष घोषित कर देते हैं, आप किसी भी आदमी को तुरंत भगवान घोषित कर देते हैं, इसलिए ताकि आप ये तर्क पकड़ पाए हैं कि वो तो महापुरुष हैं, वो तो भगवान हैं, उन्हें तो ईश्वर ने अद्वितीय क्षमताएं दी थी, इसलिए वो ऐसा कर पाए, और हमें तो ईश्वर ने अद्वितीय क्षमता दी ही नहीं। इसलिए अगर हम उनके बराबर नहीं हो पा रहे तो इसमें गड़बड़ क्या है। आप ये तर्क लेना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें महापुरुष घोषित करते हैं। अगर वाकई आप उन्हें महापुरुष मानते हैं तो जरा मन से पूछिए, आप किसका अनुकरण करना चाहते हैं, अच्छे आदमी का या बुरे आदमी का? आपकी नजर में जो अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा भी अपनी अपनी नजर में है, आप सदैव उसी का अनुकरण करते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हैं। तो अगर वाकई उसे महापुरुष मान रहे होते तो अनुकरण न कर रहे होते, नहीं कर रहे हैं इसलिए कि आप उसे महापुरुष मानते ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि आप उसने जो कुछ किया उसे स्वयं के द्वारा किए जाने की मांग से बच सके। ये आपकी धारणा होती है। बड़ी अच्छी बात है। क्या होता है, कहते हैं कि ईश्वर का अवतरण होता है, वो जन्म नहीं लेता, ईश्वर का अवतरण होता है। इसका मतलब भगवत्ता अवतरित होती है, इसका अर्थ तो यही हुआ। और जो भगवत्ता अवतरित होती है तो अवतरण क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है, ये नाउन नहीं है। इसका मतलब ईश्वर जन्म नहीं लेता। इसका मतलब यह है कि ईश्वर कोई भी हो सकता है, क्योंकि अवतरण होता है, और अवतरण उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
वही बात कि कल हम कह रहे थे कि भगवान ने वचन दिया कि यदा यदा धर्म सुत, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। तो क्या पृथ्वी पर कभी ऐसा था कि धर्म की हानि न हो रही हो? कोई समय बताइए। अब कभी देख लो, कोई महापुरुष आया हो, उसने एक ही बात कही, सच बोलो, उसने एक ही बात कही, चोरी मत करो, कोई किसी काल में आया हो, इसका मतलब पृथ्वी पर वो क्षण था ही नहीं जब धर्म की हानि नहीं हो रही थी। लेकिन ईश्वर हर काल में तो नहीं आया, और ईश्वर जिन्हें मानते हो वो जो चले गए तो भी धर्म की हानि, यानी यही सब काम होते रहे। जब वो जीवित थे तब भी वही सब हो रहा था, जब वो इस पृथ्वी पर थे तब भी वही हो रहा था, उनके बाद भी वही हुआ, उनके पहले भी वही हो रहा था। इसको तो धर्म की हानि तो हर समय होती है। तो क्या ईश्वर हर समय जन्म लेगा? या उसका वचन झूठा? न उसका वचन झूठा, न वो हर समय जन्म लेने से गुरेज कर रहा है। उसको तो एक बात बताइए कि ईश्वर अवतरित होता है, आप में अवतरण हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है? तो चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा। महापुरुष ईश्वर कभी भी जन्म ले लेंगे। जो अपने युग की समस्या से जूझे वो महापुरुष, गांधी, महात्मा गांधी या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस इसलिए महापुरुष हैं, वे अपने युग की समस्या से जूझे। और आज भी जो अपने युग की समस्याओं से जूझ रहे हैं वे उनसे कम महापुरुष नहीं है, वे उनके ही बराबर महापुरुष। जो आज की समस्याओं से जूझ रहे हैं वे अगर उस समय पैदा हुए होते जिस समय सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, तो वो भी वही कर रहे होते जो सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसलिए महापुरुष युग के नहीं होते। ये यूं कहें, महापुरुष वही है जो युग की समस्या से जूझ जाए, और महापुरुष बनने का रास्ता कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा खुला है। ईश्वर हो जाने का रास्ता कृष्ण के साथ या राम के साथ बंद नहीं हो गया, वो हमेशा खुला है, क्योंकि भगवत्ता अवतरित होती है और अवतरण क्रिया है। तो इसलिए बेंथम ऑस्टिन बेवकूफ नहीं है, वे अपने युग की समस्या से जूझ रहे थे। उनके युग में समस्या यह थी कि प्राकृतिक विचार ये प्रभावी हो रहा था, और प्राकृतिक विचार ये कह रहा था कि वो कानून कानून है ही नहीं, जो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। और नेचुरल लॉ क्या है ये वो बता रहे थे कि आदमी अपने विवेक के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में करने के लिए जो उचित जानता है बस वही कानून है। अब आदमी अलग अलग है, जो तुम एक परिस्थिति में करना उचित जानते हो वो हम नहीं मानते कि वो उचित है। तो हर व्यक्ति के लिए कानून अलग अलग हो रहा था, ये झंझट थी। अब हर व्यक्ति के लिए कानून अलग अलग तो नहीं हो सकता। फिर शासक अगर बना रहा था तो बड़ी आसानी से आदमी कह दे रहा था कि तो शासक के अंतर विवेक के मुताबिक किसी परिस्थिति में किया जाना उचित है, मेरे मुताबिक थोड़ा उचित है। मेरे अंतर विवेक के मुताबिक इस परिस्थिति में यह किया जाना उचित है। मान लो हमने अपने अंतर विवेक के मुताबिक काम किया, तो किया तो कानून के मुताबिक। भाई आप क्या कहते हो, कानून क्या है? वो जो अंतर विवेक का आदेश। तो आप किसी के काम को गैर कानूनी कहोगे कैसे? एक वैधता की समस्या यह पैदा हो रही थी। इसलिए बेंथम ऑस्टिन अपने युग की समस्या से जूझे, केल्सन और हार्ट अपने युग की समस्या से जूझे। उन्होंने इस जगत में कानूनों की वैधानिकता के एक स्रोत को पैदा किया, देखा। लेकिन जब 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आ रहा है तो उस युग की समस्या क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हो गया।
और औद्योगिकरण के कारण सामने कौन है? पूंजीपति, श्रमिक। दोनों में संघर्ष है, क्योंकि जातियां प्रारंभिक तौर पर भारतीय समाज में भी काम के आधार पर, ठीक है, बटी, और पश्चिम के समाज में देखोगे वहां भी जातियां काम के आधार पर ही बनी। उन्होंने कहा ये ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार। जेमिमा गोल्ड स्मिथ, ये नाम था किसका? इमरान खान की पत्नी का। कि गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार। भाई कौन होता है? सुनार। उसे हमारे यहां गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो काम के आधार पर तो वर्गों का निर्माण यह होता ही है, और इन वर्गों में संघर्ष ये होगा ही होगा। हमारे यहां भी जातीय संघर्ष देखने को मिलता है सब जगह, दुनिया में सभी। हां, वर्ग किस आधार पर निर्मित होगा ये अलग बात है। रंग के आधार पर निर्मित हो जाएगा, अश्वेत और श्वेत। पढ़ाई के आधार पर निर्मित हो जाएगा, अनपढ़ और पढ़े लिखे। काम के आधार पर निर्मित हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। वर्ग किस आधार पर निर्मित होंगे बात अलग है, किंतु वर्ग निर्मित होंगे, उनको निर्मित होने से कोई नहीं रोक सकता। और उन वर्गों में संघर्ष भी होगा, ये भी तय है। उन वर्गों में संघर्ष को भी कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है संघर्ष हमारे यहां ही है, ये सोचना मूर्खता है। जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे यहां वही दुनिया में चल रहा है। हमारे यहां संघर्ष सवर्ण और पिछड़े का हो सकता है, तो वहां संघर्ष श्वेत और अश्वेत का है। आप जरा देखो, अमेरिका का चुनाव चल रहा है, नारे, सारी चीजें, ऐसा लगता है हिंदुस्तान का चल रहा है। वो भी वहां संविधान बचा रहे हैं, ठीक है, कमला हैरिस भी संविधान बचा रही है। हमारे यहां भी संविधान बच रहा था, न वहां संविधान से कोई मतलब है, न यहां संविधान से कोई मतलब था, लेकिन बच रहा है, वहां भी बच रहा है, यहां भी बच रहा था। आप जरा वहां के इश्यूज देखिए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हिंदुस्तान का चुनाव ये चल रहा है। आप 5000 साल पहले की किताब पढ़ो, ऐसा लगता है जैसे आज का अखबार। बोले बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते, यही तो आज हो रहा है। पहले और आज में फर्क क्या है? कुछ नहीं। तो बातें तो सब वही है। तो वर्ग संघर्ष ये होगा। अब हुआ क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है सोसाइटी में। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वर्ग निर्मित हो गए। अब वर्गों में संघर्ष है। अब एक वर्ग के लोग परस्पर एकता अनुभव कर रहे हैं, भूल गए सारी चीजें, व्यक्तिगत संघर्ष खत्म हो गया। सारे श्रमिक एक जैसी सोच ये रख रहे हैं और सारे पूंजीपति एक जैसी सोच ये रख रहे हैं, और दोनों संघर्ष में। तो पूंजीपति समाज, इसकी ओर हमें दृष्टिपात करना होगा व्यवस्था के नियामक होने के आधार पर। यानी जो सत्ता संचालन में लगे हुए लोग हैं, जिनका काम समाज में शांति स्थापित रखना है, व्यक्ति की ओर सोच ही नहीं सकते, सामुदायिक हितों के बारे में सोचना ही होगा। स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है। हमने कहा ना कि आपकी जो सोच परिवर्तित होती है वो वक्त के कारण होती है। वक्त सबसे अच्छा शिक्षक है, वो आपकी सोचों को बदल कर रख देता है। अब व्यक्ति के हित की बात हो ही नहीं सकती, अब सामाजिक हित की ही बात होगी। आखिर ऐसा भी क्यों हो गया कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते व्यक्ति के, ठीक है, हितों से ध्यान हटकर सामुदायिक हित की ओर गया? क्यों? क्योंकि समुदाय निर्मित हो गए समाज में औद्योगिकरण के कारण। और उन समुदायों में व्यक्ति का हित ये नहीं देख रहे थे वो लोग। श्रमिक वर्ग अपने लिए अधिकारों की मांग कर रहा था, व्यक्ति के रूप में नहीं।
समुदाय के रूप में। पूंजीपति अपने लिए अधिकारों की मांग कर रहा था, व्यक्ति के रूप में नहीं, समुदाय के रूप में। अब शुरू हो गया कि समुदाय के बारे में चिंतन ये शुरू हो, और समुदाय के बारे में चिंतन शुरू हो गया, इसलिए ध्यान हटा वहां से। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, औद्योगिकरण और जनसंख्या में संबंध ये देखा क्यों जा रहा है? तो आपने हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में जब जनसंख्या वृद्धि के कारणों को पढ़ा होगा, हो सकता है ना भी पढ़ा हो, क्योंकि उस समय मॉडल पेपर थे, अब 22 है, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो एक कारण वहां यह भी बताते हैं कि मनोरंजन के साधनों में कमी यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। जब आदमी 10 घंटे काम करेगा, पिक्चर देखेगा कब? ठीक है ना? तो मनोरंजन के साधनों में कमी यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई है हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप। अब जब जनसंख्या वृद्धि हो गई तो सीधी बात, अनएम्प्लॉयड लोग, अनएजुकेटेड लोग, ये सारे लोग सामने। अब इन सबके बारे में विचार करना है। ये समस्या आ रही है विधिक जगत के सामने। विधिक जगत के सामने अब प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम डिफरेंट है उन प्रॉब्लम से जो बेंथम और ऑस्टिन के समय पर हैं। ऐसा नहीं वो बेवकूफ है बेंथम ऑस्टिन और वो बात को समझ नहीं पाए, और ये कोई बड़े काबिल लोग हैं। ये भी उस समय होते तो वही कह रहे होते, और वो इस समय होते तो यही कह रहे होते। क्योंकि चिंतक, विचारक, महापुरुष युगीन समस्या से जूझेगा, जो युग की समस्या उससे जूझेगा। इसलिए वो इस समय होते तो वैसे ही सोचते हैं। अब कानून का ध्यान सामाजिक समस्याओं की ओर गया है, और उन्होंने ये तो पहले ही देख चुके हैं, विधि और समाज में संबंध। इसलिए जो सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कानून का उपयोग किया जाए, ये उनके ध्यान में आ रहा है। क्योंकि कानून का उपयोग किया जा सकता है, ये बेंथम ऑस्टिन बता चुके हैं कि सामाजिक नियंत्रण के लिए कानून का उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता कि संप्रभु जो चाहे सो कानून बना दे? हमें लग रहा है कि ये कानून बनाने से काम चलेगा कि सभी संरक्षक अपने प्रतिपाल्यों को, सभी गार्जियंस अपने वार्ड्स को, जो 6 साल की उम्र तक के हैं, स्कूल भेजेंगे, हम सर्व शिक्षा का कानून बना देंगे। ये टेक्निक है हमारे पास, और इस टेक्निक का उपयोग किया जाए, ये अब ध्यान में आना शुरू हो गया। आपके पास बंदूक है, रखी रहती है, जब आक्रमण होता तो ध्यान में आता है कि इसका उपयोग है। तो बंदूक तो थी, लेकिन उपयोग का समय नहीं था, अब आ गया। और यह ध्यान में आया कि अगर हमने ऐतिहासिक विचारकों की बात मानी कि जो जैसा है वैसा चलने दो, समाज खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा, भाई वो तो यही कहते हैं, तो सामाजिक स्थिरता ये कायम नहीं रहेगी। इसलिए कायम नहीं रहेगी कि विभिन्न वर्ग पैदा हो रहे हैं, उनकी मांगे अलग हैं, तो हम उनको उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खुला नहीं छोड़ सकते कि तुम अपने आप विकसित कर लो वो जीवन प्रणाली जिससे ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये संभव नहीं है, ये ध्यान में आ गया। यानी सामाजिक स्थिरता के बारे में जो आत्मसंतोष था कि सब अपने आप हो जाएगा, उस आत्मसंतोष को झटका लगा है। इसलिए समाजशास्त्री विचारक पैदा हुए, और उन्होंने ऐतिहासिक विचारकों का वो अनुभव जो उन्होंने हासिल किया था कि कानून किसी भी समाज में स्वयं विकसित होता है, या यूं कहें कानून किसी भी समाज में उन परंपराओं, उन जीवन प्रणालियों को मान लिया जाता है
जो समाज में व्यवस्था निर्मित करते हैं, यानी कानून के शब्दों पर नहीं, कानून के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो नियम अपने कार्यों से समाज में व्यवस्था स्थापित कर दे वही कानून है। ये ध्यान में आ गया ना? यानी नियम के काम पर ध्यान देना चाहिए, शब्द पर नहीं। तो समाजशास्त्रियों का पहला लक्षण, किसी भी विचारक को हम एक पर्टिकुलर विचारधारा या एक पर्टिकुलर स्कूल का कहते क्यों है? किसी भी विचारक को किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का कहने के लिए कुछ विशेष लक्षण उसकी विचारधारा में होने जरूरी हैं, तभी हम कह पाते हैं कि अमुक विचारक अमुक स्कूल का है। तो आप देखेंगे, चाहे ड्यूगिट हो, चाहे इहरिंग हो, चाहे इहरलिच हो, चाहे डीन रास्कोपाउंड हो, ये चारे प्रतिनिधि विचारक हैं सोशोलॉजिकल स्कूल के। ये चार के चारों विधि के कामों पर ध्यान देंगे, विधि के नियम के शब्दों पर नहीं। इन्हें विधि का कोई विशेष प्रारूप यह स्वीकार हो ऐसी भी बात नहीं। ये कहेंगे, जैसे आपका हिस्टोरिकल स्कूल के लोग क्या कहते हैं? रूढ़ि यही विधि का स्रोत है। एनालिटिकल विचार के लोग कहते हैं विधायन यही विधि का स्रोत है। संप्रभु की इच्छा, तो संप्रभु जो इच्छा करेगा ना, विधायन ये स्रोत है। हिस्टोरिकल स्कूल के लोग कहेंगे रूढ़ि ये स्रोत है। और आपका ग्रे जैसे विचारक वो कहते हैं न्यायालय के आदेश ये कानून है। न्यायालय की भूमिका देखते हैं। सामान्य कहते हैं न्यायालय अपने निर्णय को देने के लिए जिन नियमों को आधार के रूप में प्रयोग करे वे कानून है। ऐसी बातें आती हैं। हिस्टोरिकल ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के लोग कहेंगे हमें इससे मतलब नहीं, कानून का प्रारूप क्या है, वो विधायन के प्रारूप में है, वो रूढ़ि के प्रारूप में है, वो निर्णय विधि के प्रारूप में है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। प्रारूप कोई हो, अगर वो विधि के काम कर रहा है, और विधि के काम क्या है? व्यवस्था, आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति, तो वो कानून है। ये कह रहे हैं। अब तो सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति जिससे हो वही कानून है, तो फिर जरूरी यह हो जाता है कि हम सामाजिक आवश्यकता क्या है ये जाने। भाई ये भी तो जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसे सामाजिक आवश्यकता मानते हैं हो सकता है वो सामाजिक आवश्यकता हो ही ना, क्योंकि हम सर्वज्ञानी हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ ठीक करते हैं। ये कोई बात तो नहीं हुई। तो समाजशास्त्री विचारक जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक पद्धति हमने क्या बताया था? निरीक्षण, प्रयोग, तुलना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। हमने कहा था विज्ञान क्या है? पद्धति है, विज्ञान विषय नहीं है। अगर विज्ञान विषय होता तो हम सामाजिक विज्ञान ये नहीं कह रहे होते, राजनीति विज्ञान ये नहीं कह रहे होते, ठीक है ना? फिर तो खाली जीव विज्ञान होता, खाली रसायन विज्ञान होता, खाली भौतिकी विज्ञान होता, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही विज्ञान होता, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान ये शब्द प्रयोग गलत है? और अगर गलत है तो बड़े बड़े विद्वान क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये शब्द प्रयोग गलत नहीं है, हम कुछ गलत समझे बैठे हैं। हमें विज्ञान को विषय माना है, क्योंकि विज्ञान पद्धति है, यानी वैज्ञानिक तरीका होता है, तरीके में विज्ञान होता है। विषय ये वैज्ञानिक नहीं होता। जब किसी विषय का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से होता है तब जो ज्ञान आता है वो ज्ञान विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान को विज्ञान कह देते हैं। तो तरीका क्या है? आप जब लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं? ये मिलाया, फिर देखा कि क्या हुआ,
फिर आप एक सिद्धांत देते हैं कि साहब ये मिलाओ, ऐसे करो तो ये हो जाता है। यानी निरीक्षण, प्रयोग, तुलना, इसी से तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब विज्ञान क्या है? पद्धति, काय की? निरीक्षण की, प्रयोग की, तुलना की। ठीक है, पहले से जो मौजूद है उसका उपयोग वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के लिए, यह तरीका है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के लोग चूंकि एक संबंध देख रहे हैं विधि और समाज में, और सामाजिक समस्याओं का समाधान विधि के माध्यम से करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, और वैज्ञानिक अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन जब करेंगे तो सामाजिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होगा। उन सामाजिक समस्याओं के, ठीक है, संबंध में विधायन ये करना चाहते हैं, विधि निर्माण ये करना चाहते हैं। यानी सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और उस ज्ञान का उपयोग विधि के क्षेत्र में करना चाहते हैं। ये भी आपका जब हम लोग पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के सभी विचारकों में ये चीज दिखाई देगी। सोशियोलॉजिकल स्कूल के सभी विचारक विधि के कामों पर ध्यान देंगे, विधि के शब्दों पर नहीं। उन्हें विधि के समस्त प्रारूप स्वीकार होंगे, चाहे वो विधायन हो, चाहे वो रूढ़ि हो, चाहे वो न्यायिक निर्णय हो। बस सिर्फ वो समाज के की समस्याओं का समाधान ये कर रहे हैं, इतना ही बस हो उनके लिए पर्याप्त होगा। वे सारे के सारे सामाजिक समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन ये करना चाहेंगे, और उस वैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग, ठीक है, वो काहे के लिए करना चाहेंगे? कानून के निर्माण के लिए, उन सारों के लिए। वो सारों की सारे जितने हैं सबकी मान्यता ये रहेगी कि कानून, न तो कानून की मान्यता पेनाल्टी या अनुशास्ति, जो बेंथम ऑस्टिन कह रहे हैं, यानी विधि के पालन के पीछे न तो अनुशास्ति का भय है। आदमी इसलिए नहीं कानून का पालन कर रहा है कि वो डरता है कि सजा हो जाएगी। कोई चीज है ही नहीं कानून के पालन के पीछे। समाजशास्त्रियों का विचार है कि कानून का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। तुमने किताब आज तक नहीं ली है और इसीलिए तुम्हें ऊब हो रही है, अन्यथा इससे रुचिकर ढंग से रखा नहीं जा सकता विषय। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, किताब तुमने ली ही नहीं 20 बार कहने के बाद, और अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं। और विद हमने वही कहा कि वक्त सबसे अच्छा शिक्षक है, वही सिखाएगा, क्योंकि आप मेरी बात कतई नहीं मान रहे हैं। फिर वक्त ही सबसे अच्छा शिक्षक है, इसीलिए वो बोल रही है, अन्यथा इससे अच्छे तरीके से कैसे रखा जा सकता है विषय। ठीक है, आपको लग रहा है ये सारी बातें हम जानते हैं, जबकि आप इनमें से एक बात नहीं जानते हैं। सही स्थिति ये है। खैर, तो आपका जो समाजशास्त्रीय विचारक है वो इसलिए सोच रहे हैं कि सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्रयोगाश्रित ज्ञान प्राप्त किया जाए, प्रयोग पर आश्रित ज्ञान प्राप्त किया जाए। अब ये सब समाजशास्त्री विचारक हैं, कानून के। आप एक विधा के जानकार हो सकते हैं, ठीक है ना, अन्य विधाओं के जानकार आप नहीं हो सकते। आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप अच्छे वकील नहीं हो सकते। आप देखेंगे समाज में टीचर, इसकी हंसी बनती है। क्यों बनती है? इसलिए बनती है क्योंकि प्रत्येक टीचर की ये अंतर्निहित
भावना है कि वो दुनिया में सब कुछ जानता है। आप देखो, किसी टीचर से बात करो, किसी मास्टर से बात करो, तो वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सारे विषयों का ज्ञान है। सारे विषयों का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। और टीचर में ये बात आती कहां से है? उसका भी कारण है, वो जिन लोगों के बीच रहता है, स्टूडेंट्स के बीच रहता है, स्टूडेंट उससे इंफीरियर है, टीचर स्टूडेंट की अपेक्षा सुपीरियर है, इसलिए उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और वो सबसे सुपीरियर अपने को मानना शुरू कर देता है, जबकि सबसे सुपीरियर तो भगवान ही जी हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये भाव शिक्षक में जन्मता है और ये भाव ठीक नहीं है। तो इसलिए है क्या कि आप एक विषय के जानकार हो सकते हैं, आप अच्छे वकील हैं, अच्छे डॉक्टर थोड़ी हो जाएंगे, अच्छे डॉक्टर हैं तो अच्छे वकील थोड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो विद्वान है वो इस बात को खूब जानता है कि हम एक ही विषय के विद्वान हो सकते हैं, अन्य विषयों के नहीं। इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल में जितने विचारक हैं, इन सब ने समाजशास्त्री जो हुए हैं, शुद्ध समाजशास्त्री, जिन्होंने शुद्ध समाज का अध्ययन किया है और कुछ भी नहीं किया, उनकी टेक्निक्स को अपनाया है। काहे के लिए? सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए, क्योंकि सामाजिक समस्या का समाधान यही विधि का उद्देश्य है। तो सामाजिक समस्या पता तो लगनी चाहिए। तो सामाजिक समस्या जाने कैसे, इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्री, जो समाजशास्त्री हुए, जिन्होंने सिर्फ समाज का अध्ययन किया है, और जब संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे तो सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करेंगे। भाई, जब संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे तो समाज के अध्ययन में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तो शामिल ही है। हमने आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन किया है, इसको तो आपकी अच्छाइयां भी जानी और आपकी बुराइयां भी जानी, आप क्यों हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त की है, हर चीज की जानकारी प्राप्त की। तो इन लोगों ने समाजशास्त्रियों द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसका उपयोग भी किया है और उनकी अध्ययन पद्धतियों को भी उपयोग में लिया है। और समाजशास्त्री जो प्रमुख रूप से जिनकी अध्ययन पद्धतियों और जिनके अध्ययन का उपयोग किया गया है समाजशास्त्री विचारकों द्वारा, चाहे वो ड्यूगिट हो, चाहे वो इयरिंग हो, चाहे डीन रास्कोपाउंड हो और चाहे इयरलिच हो, वो चार विचारक हैं। ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, मैक्स वेबर और एक गुम्प्लोविज, लुडविग गुम्प्लोविज। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे ये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। लुडविग गुम्प्लोविज ये समाजशास्त्री, मैक्स वेबर और दुर्खीम, ये चार लोग हैं जिनके अध्ययन पद्धतियों का और जिनके ज्ञान का उपयोग समाजशास्त्रियों ने किया है। इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल में इन चारों की बात भी चलती है। इन चारों की अध्ययन पद्धति और समाज के बारे में इनका जो अध्ययन है उसकी बातचीत भी समाजशास्त्री, जब विचार की बात हम करते हैं तो उसकी बात की जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑगस्ट कॉम्टे, लुडविग गुम्प्लोविज, मैक्स वेबर और एमिल दुर्खीम, ये चार प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अध्ययन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है समाज के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में, उसका उपयोग समाजशास्त्रियों ने किया है। तो सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे, उन्हीं को समाजशास्त्र का जनक ये कहा जाता है। और समाजशास्त्र ये यूं कहें समाज के विज्ञान के तौर पर ऑगस्ट कॉम्टे ने ही मान्यता दिलाई। उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा क्यों गया? क्योंकि समाज के बारे में अध्ययन एक विषय के तौर पर अलग से किया जाए, ये सोच ऑगस्ट कॉम्टे की है।
उनका मानना है कि समाज का अध्ययन अपने में इतनी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे शरीर के अध्ययन के लिए आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, ये अलग से विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। कहां? मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, गुरु भी चिकित्सक है और चिकित्सक भी चिकित्सक है। चिकित्सक आपके शरीर की चिकित्सा करता है और गुरु आपके मन की चिकित्सा करता है। चिकित्सक वो भी है। धर्म भी मेडिकल साइंस है और मेडिकल साइंस भी मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस आपके शरीर के रोगों की, ठीक है, चिकित्सा करती है और धर्म आपकी आत्मा के रोगों की चिकित्सा करता है दोनों मेडिकल साइंस। और धर्म भी एक विषय के तौर पर अलग से सीखे जाने योग्य विधा है। तो समाज के बारे में अध्ययन ये महत्वपूर्ण है। ये आगस्ट कॉम्टे ने अनुभव किया पहली बार, और आगस्ट कॉम्टे ने अध्ययन के 4 वैज्ञानिक तरीके, प्रयोग, निरीक्षण, तुलना और ऐतिहासिक तरीका, ये 4 तरीके बताए कि इनके माध्यम से विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। और जिन विषयों का अध्ययन इन तरीकों के माध्यम से होगा वे विषय विज्ञान होंगे। वे विषय विज्ञान होंगे, मीनिंग देयर बाय इन तरीकों के प्रयोग से जो कुछ निकल कर आएगा वो विज्ञान ही होगा, क्योंकि वो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होगा जो विशेष तरीकों के प्रयोग से निकलेगा। इस दृष्टिकोण से उन्होंने विषयों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी सोपानात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं? सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उन्होंने कहा कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये ऐसे विज्ञान हैं जिनके अध्ययन में 4 तरीकों का इस्तेमाल होता है: प्रयोग, निरीक्षण, तुलना और ऐतिहासिक तरीका। फिर इनसे नीचे कुछ विज्ञान है जिनमें 3 तरीकों का उपयोग होगा, फिर किसी में 2, किसी में 1, ऐसे। उन्होंने कहा समाजशास्त्र, यानी समाज के बारे में अध्ययन, ये ऐतिहासिक तरीके से किया जाता है। लेकिन ऐतिहासिक तरीका अध्ययन का जब अपनाया जाएगा तो जो ज्ञान आएगा वो भी विज्ञान ही होगा, क्योंकि ऐतिहासिक तरीके के प्रयोग से वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ऐसा काम्टे का कहना है। और काम्टे ने जब ऐतिहासिक तरीके से अध्ययन किया तो उन्होंने 2 चीजें पाई कि समाज में कुछ है, कोई सिद्धांत जो सामाजिक स्थिरता को बनाते हैं, यानी समाज को समाज के तौर पर संगठित रखते हैं। और फिर कुछ सिद्धांत होते हैं समाज में जो प्रगतिशीलता, सामाजिक प्रगतिशीलता, इसको बढ़ावा देते हैं। सामाजिक, यानी आग के युग से खेती के युग में जाना, खेती के युग से पशुपालन के युग में जाना, ठीक है ना, ये सामाजिक गतिशीलता, इसको नियंत्रित करने वाले कुछ सिद्धांत ये भी समाजों में पाए जाते हैं। और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने वाले सिद्धांत, परिवार संबंधी विधि सामाजिक स्थिरता को कायम रखती है, अन्यथा समाज डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सामाजिक स्थिरता को कायम रखने के लिए लिव इन का विरोध किया जाएगा उस रूप में जिस रूप में ये पश्चिम में चल रहा। और कुछ युग का प्रभाव होता तो लिव इन को मान्यता तो देनी ही पड़ेगी। जब करने ही लगे तो फिर रेगुलराइजेशन ये तो करना पड़ेगा ना। तो फिर करने के लिए क्या किया? उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जो लागू किया उसमें क्या कहा कि लिव इन में भी रहोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बच्चे वैध माने जाएंगे, वे माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा पाएंगे, तुम न करो शादी उदी, तुम पति पत्नी नहीं होगे तो न हो, तुम मरो, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। लेकिन जिसका कोई दोष नहीं वो तो नहीं भुगतेगा, वो क्यों भुगते? ठीक है ना। तो रेगुलराइजेशन तो किए जाएंगे। तो सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक प्रगति दोनों को निर्धारित करने वाले सिद्धांत। अब ये विशेष बात मिल गई समाजशास्त्रियों को, यानी हमें कानून का निर्माण ऐसे भी करना है कि सामाजिक स्थिरता बने, और कानून का निर्माण ऐसे भी करना है कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिले।
ठीक है ना। आपका लुडविग गुम्प्लोविच, इन्होंने ये पाया है अपने अध्ययन में कि समाज में विभिन्न समूह हैं और इन समूहों में संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष में हमेशा प्रभावशाली कमजोर को दबा लेता है, और इस प्रभावशाली का ही सहयोग सत्ता करती है। ठीक है, ईएमएस नंबूदरीपाद, उनका बड़ा प्रसिद्ध कोट है ठीक है, कि न्याय का पलड़ा, इसमें उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी झेलना पड़ा था, कि न्याय का पलड़ा अक्सर उस ओर झुकता है जिस ओर सामर्थ्यवान लोग होते हैं। ये आपने अभी भी देखा था, तुम एड़ियां रगड़ जाओगे और तुम्हें इंटरिम बेल नहीं मिलेगी। लेके दिखाओ, कानून तो एक ही है, एड़ियां रगड़ जाओगे, इंटरिम नहीं मिलेगी जेल जाने के बाद। ठीक है, अंतरिम का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रेगुलर बेल एप्लीकेशन, इफ द बेल इज ग्रांटेड दैट ऑर्डर विल बी कॉल्ड एज अ इंटरिम बेल ऑर्डर। इसके अलावा इंटरिम की कोई परिभाषा नहीं होती। लेकिन जेल जाने के बाद, एक बार आप जेल पहुंच जाओ, उसके बाद हमें इंटरिम लेके दिखाना। घर में लाश रखी होगी, लाश हुआ है, हम यूं ही उदाहरण नहीं दे रहे हैं, घर में लाश रखी है, अकेला बेटा जेल में बंद है और इंटरिम मांगी गई केवल अंतिम संस्कार के लिए, नहीं मिली। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल मिल रही है, चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार आवश्यक काम है, ठीक है, अगर मान भी लें लोकतंत्र में चुनाव प्रचार आवश्यक काम है, तो क्या अंतिम संस्कार किसी की धार्मिक भावनाओं की तुष्टि के लिए ये जरूरी काम नहीं है? नहीं मिलेगी आपको। और यही कहा था, इस पे हो सकता अगर उस लेवल पे हो तो हमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलना पड़े। कोई इस प्रकार की बातों से कभी नहीं डरना चाहिए। झेलना पड़ेगा तो जेल लेंगे, कौन से जेल में भी तो आदमी रहते हैं, 6 महीने चले जाएंगे, कौन सी आफत है। वो भी चले गए थे, और उनका न्याय का पलड़ा अक्सर उस ओर झुकता है जिस ओर सामर्थ्यवान लोग होते हैं। लुडविग गुम्प्लोविच, उनका भी अध्ययन यही है। वो कहते हैं अक्सर सत्ता उनका सहयोग करती है जो सामर्थ्यवान है, और फिर कानून का निर्माण करती है। कानून एक नैतिकता से युक्त चीज है, मतलब माना जाता है कि कानून का पालन आपको करना चाहिए। कानून, लुडविग गुम्प्लोविच है, उनका अध्ययन यह है कि कानून हमेशा, ठीक है, जो सामर्थ्यवान है उसके फेवर में बनता है, और कमजोरों से उसका पालन करा लिया जाता है, इस नाम पर कि कानून है, आपको पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर कमजोर वर्ग संघर्ष करता है इस स्थिति से उबरने के लिए। ये ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल करके वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसका निष्कर्ष है कि फिर ये कमजोर वर्ग संघर्ष करना शुरू करता है, और संघर्ष में से कुछ सफलता भी अर्जित होती है, कुछ सफलता मिलती है, यानी इसकी कुछ मांगे तो मान ही ली जाती है। और कानून स्वतंत्रता और समता की जो कमजोर वर्ग की मांग है, उसकी अंशतः स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता और समता को प्रश्रय देता है, जिससे सामाजिक शांति आती है। इसका मतलब समाजशास्त्रियों ने यह सीख ले ली कि कानून से सामाजिक शांति तभी आएगी जब स्वतंत्रता और समता के सिद्धांत कानून में समाहित रहे। ये निष्कर्ष है लुडविग गुम्प्लोविच का, जिसका उपयोग समाजशास्त्री विचारक करेंगे। तीसरे मैक्स वेबर हैं, इन्होंने भी ऐतिहासिक अध्ययन किया है। हमने कल भी चर्चा की थी मैक्स वेबर की। हमने कहा था मैक्स वेबर, सबसे पहले देखते हैं कि कानून कैसे निर्मित हुआ, ईश्वर की इच्छा के रूप में। कालांतर में वो प्रोफेशनल जिन्हें बुद्धिमान समझा गया उस समाज में, उन्होंने कानून को निर्मित किया है, और तत्पश्चात ये प्रोफेशनल्स यानी वकील, जज, इनके द्वारा जो प्रोफेशन के तौर पर कानून को अपनाते हैं, ये विकसित करते हैं कानून को। मैक्स वेबर का ये अध्ययन है। और मैक्स वेबर कहते हैं कानून में 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, एक अयुक्तिपरक उसका लक्षण है, एक युक्तिपरक लक्षण।
अयुक्तिपरक, हमने आपसे कहा था जब ऐतिहासिक विचार पढ़ा रहे थे कि अयुक्तिपरक इस शब्द का मतलब क्या होता है, यानी दिमाग नहीं लगाना है, मान लेना है ये सही है, युक्ति से साबित नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है। अयुक्तिपरक लक्षण भी कानूनों में दिखाई देता है और युक्तिपरक लक्षण ये भी दिखाई देता है, यानी रीजन से हम सोचेंगे कि क्या ठीक है और फिर जो ठीक पाएंगे वो करेंगे। ये युक्तिपरक लक्षण हुआ। अयुक्तिपरक बिना सोचे समझे मान लेंगे बस। तो मैक्स वेबर को कानून में अयुक्तिपरक लक्षण भी दिखाई दिया है और युक्तिपरक भी। वो कहते हैं ऐतिहासिक तौर पर देखें तो अग्नि परीक्षा, ये अयुक्तिपरक लक्षण केवल विश्वासी तो है आपका। अरे आग किसी को कैसे नहीं जलाएगी, वो तो जलाएगी। ये संभव कैसे है कि आप कहो कि सब निर्दोष होगे तो तुम जिंदा बच जाओगे, और लेकिन ये विश्वास है लोगों में, हो रही है अग्नि परीक्षा, ठीक है। वो कहते हैं ये अयुक्तिपरक लक्षण है कानून का, और ये मौलिक अयुक्तिपरकता है। ये मौलिक अयुक्तिपरकता है। मौलिक अयुक्तिपरकता क्यों है? ये फंडामेंटल तौर पर बात गलत है, इसे वो मौलिक अयुक्तिपरकता कहते हैं। और वो कहते हैं दूसरा एक और मौलिक अयुक्तिपरकता है कि ये विश्वास कि अमुक व्यक्ति निर्णय करेगा तो ठीक ही करेगा, अमुक व्यक्ति अमुक प्रक्रिया से निर्णय करेगा तो ठीक ही करेगा, यह भी मौलिक अयुक्तिपरकता है। अमुक व्यक्ति भी अमुक तरीके का इस्तेमाल करके भी अन्याय कर सकता है। जैसे वो कहते हैं कि एक सिद्धांत चला आ रहा है कि मुस्लिम काजी बाजार में निर्णय करेगा तो ठीक ही करेगा। अरे भाई कौन सी बात हुई, मुस्लिम काजी बाजार में निर्णय करेगा तो ठीक ही करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन है, चल रहा है। वो कहते हैं फिर प्रारूपिक अयुक्तिपरकता भी होती है। प्रारूपिक अयुक्तिपरकता यानी कानून है फिर भी हम सोच रहे धर्म क्या है, न्याय क्या है, उसके मुताबिक ठीक करना चाहिए। अरे जब कानून है तो उसके मुताबिक करो ना, धर्म न्याय से क्या मतलब, ठीक है। लेकिन यह प्रारूपिक अयुक्तिपरकता भी मौजूद है कानूनों में, ठीक है। और वो कहते हैं एक अदृश्य कानून, ये भी लोग देखते हैं, सॉरी ये युक्तिपरकता उन्होंने कही है कि कानूनों में युक्तिपरक तत्व भी है, अयुक्तिपरक तत्व भी है। अयुक्तिपरक तत्व वो दो और युक्तिपरक तत्व ये कि धर्म और न्याय के हिसाब से चीजों को सोचना, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं दी गई हैं कि जो ठीक होगा वो किया जाएगा। और जो विधायक हैं उनके मनों में एक बात रहती है कि कुछ अदृश्य कानून है, यानी स्वतंत्रता अदृश्य है, समता अदृश्य है, लेकिन इसके विरोध में कानून नहीं होना चाहिए। एक अदृश्य कानून लोग अनुभव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कानून बनाने की बात करते हैं। ये हमेशा से चल रहा है। तो कानूनों में दोनों लक्षण रखे जा सकते हैं। ये समाजशास्त्रियों ने किससे सीख लिया? मैक्स वेबर से। चौथा एमिल दुर्खीम। ड्यूगिट विशेषता एमिल दुर्खीम से प्रभावित है। एमिल दुर्खीम ने कहा कि समाज का संगठन, जो समाज संगठित हो रहा है, उन्होंने एक किताब लिखी है द डिवीजन ऑफ लॉ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। ये एमिल दुर्खीम की किताब है। एमिल दुर्खीम ने इसमें जो समाज के बारे में चिंतन किया है, उसमें अन्य चिंतन तो उन्होंने किए ही हैं, लेकिन उनका जो मुख्य चिंतन है वो ये कि समाज दो प्रकार के हैं। एक समाज कैसा है, ठीक है, आपका एक समाज ऐसा है जिसमें मैकेनिकल एकता ये पाई जा रही, यानी उनका यंत्रवत समेकता एक समाज में पाई जाती है। और दूसरा प्रकार का समाज होता है जिसमें कायिक समेकता पाई जाती है, ठीक है। कायिक समेकता, जैसे कायिक यानी काया की जैसे समेकता, जैसे आप हो, आपके सिर का काम अलग है, हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, लेकिन सबका काम महत्वपूर्ण है। गुर्दों का काम अलग है, दिल का काम अलग है, लेकिन सबका काम महत्वपूर्ण है। एक भी फेल हो गया तो काम 35 हो गया।
आप सबके मिलने से हो, एक भी अलग कर देंगे तो दुख और कष्ट आप ही को होगा। तो एक समाज है जिसमें कायिक समीक्षा है, कायिक समीक्षा, और दिमाग काम करेगा तभी आप काम करोगे। दिमाग काम करे, हाथ ना करे तो भी आप नहीं करोगे। यानी एक परस्परावलंबन है, दिमाग आदेश देगा तो हाथ काम करेगा, भूख पेट में लगेगी, सूचना दिमाग को मिलेगी, दिमाग हाथ को कहेगा, हाथ खाना खाएगा, खाना मुंह में जाएगा। ये कायिक समीक्षा है। सारी चीजें परस्परावलंबित हैं। ठीक है, आप एक को हटा दीजिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एमिल दुर्खीम ने यही कहा है कि समाज में एक यंत्रवत समीक्षा है, एक कायिक समीक्षा है। आप जिन समाजों में कायिक समीक्षा है उनमें श्रम विभाजन है, जैसे आपके दिमाग का काम बटा, हाथ का काम बटा, पैर का काम बटा, लेकिन काया तभी सार्थक है जब सब काम करें, और एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो एमिल दुर्खीम कहते हैं कि एक समाज है जो कायिक समीक्षा रखता है अपने में, और इसी समाज में दंड, प्रक्रिया, संविदा, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्यों? ताकि पूरे समाज का काम चल सके। कुछ तुम कर पाते हो, कुछ हम कर पाते हैं। जो हम कर पाते हैं उसकी तुम्हें जरूरत, जो तुम कर पाते हो उसकी हमें जरूरत। दिमाग जो कर पाता है उसकी हाथ को जरूरत है, हाथ जो कर पाता है उसकी दिमाग को जरूरत है। तो हाथ और दिमाग में एक संविदा दिखाई देती है कि हम आदेश देंगे तुम करना। यही संविदा समाज में दिखाई देगी। ठीक है, तो यंत्रवत समीक्षा और कायिक समीक्षा, दो प्रकार की समीक्षाएं होती हैं समाजों में। यंत्रवत समीक्षा, कबीला, पहले तो कबीलाई समाज होता था, और कबीलाई समाज में एक ही परिवार के लोग ये होते थे। उनका ये बनु हाशिम है जो हाशिम से चल रहा है, इसके पूर्व पुरुष हाशिम है, उन्हीं की संतानें इसमें। हमारे यहां भी सपिंड 3 पीढ़ी और 5 पीढ़ी वहीं तक तो बना है, उसके आगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो कबीला का जो समाज है वह यंत्रवत समीक्षा है, और दोनों समाजों में एमिल दुर्खीम ने जो पाया है वो ये पाया है कि जब यंत्रवत समीक्षा ये होती है समाज में, यानी कबीला होता है, तो अगर कोई गड़बड़ करता है, यानी ऐसा काम करता है जो समाज की समीक्षा में बाधक है, यानी समाज को समाज के तौर पर संगठित रहने में समस्या पैदा करता है, तो दंड मिलता है वहां, और दंड के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को निरुत्साहित किया जाता है जो समाज के तौर पर संगठित रहने में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। और जिनमें कायिक समीक्षा होती है, यानी श्रम विभाजन होता है, परस्परावलंबन होता है, उनमें कानून की प्रकृति कैसी होती है? पुनर्स्थापन की होती है, रिस्टोरेशन की होती है, यानी वहां अकृत्य और संविदा द्वारा क्षतिपूर्ति, इसका विकास ज्यादा होता है। ये एमिल दुर्खीम ने पाया है। लेकिन समाज के तौर पर संगठित तब रहता है जबकि समीक्षा कायम रहे, यानी चाहे यंत्रवत समीक्षा हो और चाहे कायिक समीक्षा वाला समाज हो, समीक्षा के विरुद्ध कार्य करने वाले दंडित होते हैं। तो कानून कैसा होना चाहिए? सामाजिक समीक्षा को बढ़ावा देने वाला। ये एमिल दुर्खीम का ज्ञान है, और इसका उपयोग ड्यूगिट ने किया है। तो आप देखेंगे समाजशास्त्रीय जो विचारक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के जो अध्येता हैं उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का भी उपयोग समाजशास्त्रीय विचार के लिए किया है। अब एक बात और, फिर हम लोग समाजशास्त्रीय विचारकों का अध्ययन करना शुरू करेंगे कि विधि का समाजशास्त्र क्या होता है और समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र क्या होता है। क्या ये दो अलग अलग बातें हैं कि विधि का समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ और सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें कोई फर्क है क्या? इस पर बात कल करेंगे, और फिर हम लोग हियरिंग की भी बात कोशिश करेंगे कि कल हो। ठीक है।